गोलगट्टम लकड़पट्टम दे धनाधन। 2024 का जून का महीना, एक तरफ टीम इंडिया रोहित शर्मा की अगुवाई में T20 वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ पॉलिटिक्स की क्रिकेट का टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। टेस्ट मैच इसलिए क्योंकि ये कुछ ओवर का नहीं होगा, पूरे 5 साल की गवर्नमेंट की जद्दोजहद होगी। 2024 का लोकसभा चुनाव हमेशा कई दायरों में याद रखा जाएगा, लेकिन विशेष याद रखा जाएगा कि 2 बार क्लीन स्वीप करने वाले नरेंद्र मोदी थोड़े से डगमगा गए। अब की बार 400 पार के नारे से शुरू हुआ मोदी का लोकतंत्र की विजय यात्रा का इस बार का ये रथ जैसे तैसे मोदी सरकार की बात पर आके रुक गया। बिहार के पलटू कुमार नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की हाथ में मोदी की कमान है, उनकी कश्ती की पतवार है और वो ही उन्हें किनारे लगाएंगे। वो ही इस 5 साल की यात्रा में इस कश्ती को चलाएंगे, अगर वो बीच राह में डुबा न दे तो। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों के ऊपर अब इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों लट्टू हो चुके हैं। नीतीश कुमार पे हमने एक वीडियो बनाया था, आपको क्यों कहते हैं नीतीश कुमार को पलटू कुमार, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी हम जल्द एक वीडियो लाने वाले हैं, उनकी राजनीतिक यात्रा पर आज हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, राहुल गांधी की। पिछले 2 चुनाव में हथियार डाल चुकी कांग्रेस और उनके युवराज राहुल गांधी अचानक से 2024 के लोकसभा चुनाव में निखर के आए हैं। और अब आज हम बात करने जाएंगे कि क्या राहुल गांधी के हाथ में कोई जादुई छड़ी लग गई या कोई ऐसी मास्टर की लग गई जिसने मोदी के हिंदुत्व एजेंडे के ताले को खोल दिया है। क्या राहुल गांधी के हाथ में अब कोई तोड़ आ गया है, जो कोई काट आ गई है कि जिसने नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व के एजेंडे पे चल रहा विजय रथ रोक दिया है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व के एजेंडे को और उसके पीछे की वोट बैंक की पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और उसके बाद जब जनता दल में उसका विलय हुआ, फिर उसका विघटन हुआ, तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और विजय राजे सिंधिया ने 1980 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी के जमाने तक भारतीय जनता पार्टी शहरी पार्टी और अपर कास्ट की पार्टी ही जानी और मानी जाती थी। सामान्यतः शहर के ब्राह्मण, बनिए और ठाकुर, क्षत्रिय वोट बीजेपी को वोट करते थे और लमसम बीजेपी का वोट शेयर अगर माने तो पूरे देश में करीब 7 से 8% वोट शेयर हुआ करता था। ये पैमाना हम मान सकते हैं 1984 में जब बीजेपी का पहला लोकसभा चुनाव हुआ था गठन के बाद में और बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, तो उस वक्त पूरे देश में बीजेपी को करीब 7.5% वोट मिले थे। उसके बाद आडवाणी का युग आया और वीपी सिंह की सरकार आई जिसमें बीजेपी सहयोगी थी, उसमें करीब करीब बीजेपी को करीब वही 8 से 9% वोट मिले थे। लेकिन उसके बाद में आडवाणी ने इसके अंदर कुछ भारी बदलाव किए। उसके बाद बीजेपी को एक नया एजेंडा मिला, हिंदुत्व का एजेंडा। आडवाणी राम रथ यात्रा पे सवार हुए और वहां से हिंदुत्व की राह पर बीजेपी को लेकर चले गए। इसके पीछे की गणित क्या थी? चूंकि बीजेपी केवल अपर कास्ट की पार्टी हुआ करती थी, तो उस अपर कास्ट के अंदर शेड्यूल कास्ट, पिछड़ा वोट को शामिल करने की गणित को ही हम कहेंगे हिंदुत्व का एजेंडा।
वैसे बीजेपी हिंदुस्तान की एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसा विद्यार्थी है लोकतंत्र का, जिसे केवल 85 नंबर के सवाल ही अटेंड करने की इजाजत है। 100 में से 85 नंबर यानी 85% वोट को ही टारगेट करेगी, 15% को वो छोड़ेगी जो मुस्लिम वोट बैंक है। और यही हिंदुत्व एजेंडा है कि अपर कास्ट के साथ में पिछड़ा वोट को शामिल कर दिया जाए। हिंदुत्व का ये पॉलिटिकल गणित रंग भी लाया धीरे धीरे करके। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो पार्टी बीजेपी करीब 11% वोट के आसपास झूलती थी, अटल बिहारी वाजपेयी के पीक टाइम पर आते आते करीब 26% वोट शेयर पर वो खड़ी हो गई। वाजपेयी साहब का जब 1999 का चुनाव हुआ था और उसमें वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री बने थे और पहली बार बीजेपी की 5 साल की पूरी गवर्नमेंट चली थी, स्टेबल गवर्नमेंट, उसमें बीजेपी को करीब 26.5% वोट मिले थे और वो एक बड़ा बेंचमार्क था। वो कारण यही था कि हिंदुत्व के एजेंडे पर अपर कास्ट के साथ साथ पिछड़ा वोट भी उसके साथ शामिल हो गया। बीजेपी को कुछ नए पार्टनर्स भी मिले, जैसे शिवसेना। बहुत कम लोग जानते हैं या पुरानी राजनीति को जानने वाले लोग जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे पहले कांग्रेस के समर्थक हुआ करते थे। आपातकाल के समय में इंदिरा गांधी के आपातकाल के डिसीजन का बाला साहब ने समर्थन किया था, लेकिन जब हिंदुत्व का एजेंडे पर बीजेपी सवार हुई और बाला साहब को लगा कि मराठा पॉलिटिक्स के नाम पे उनके साथ जो मराठा महाराष्ट्र के दलित वोट मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ऐसे में बाला साहब ठाकरे ने बीजेपी के साथ एक गठबंधन बनाया जो बहुत लंबा चला। उद्धव ठाकरे के अभी स्प्लिट के तक ये एक नेचुरल गठबंधन रहा। उसके अलावा बिहार में पिछड़ा वोट की पॉलिटिक्स करने वाले जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार, वो भी इस बीजेपी के साथ सहयोगी दल के रूप में आए और वो कारण यही था कि हिंदुत्व के एजेंडे पर अपर कास्ट कहलाने वाली पार्टी पे पिछड़ा वोट भी शामिल होने लगा। इस कैलकुलेशन से एक कदम आगे बढ़े नरेंद्र मोदी 2014 में। 2014 में नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के इस एजेंडे को गांवों में लेकर गए और जो शहरी पार्टी हुआ करती थी केवल बीजेपी, उन्हें गांवों में भी अच्छा समर्थन मिला हिंदुत्व के इस एजेंडे पे। और उसके अलावा एसटी शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के भी वोटों में बीजेपी ने सेंधमारी की। नतीजा साफ था, 2014 में नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई तब बीजेपी को 33% वोट मिले थे और 2019 में 39% वोट मिले थे पूरे देश में। ये एक बहुत बड़ा बेंचमार्क था। इसी वजह से 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी की क्लीन स्वीप हुई थी। लेकिन 2024 में क्या हुआ कि बीजेपी अपने बूते बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई और अचानक कांग्रेस को क्या हुआ कि ये जो इंडिया गठबंधन था वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस देकर आया। बीजेपी के लगभग बराबर इस गठबंधन ने सीटें हासिल की। कांग्रेस जो 45 फिर 52 सीटें ला रही थी, वो अचानक इतनी हाई पाई और करीब 100 के आसपास सीटें लेकर आ गई। ये कारण था कि हिंदुत्व की तोड़ राहुल गांधी को समझ में आई कि इस हिंदुत्व के एजेंडे को कैसे काउंटर किया जा सकता है। देखो, हिंदुत्व का एजेंडा बना था अपर कास्ट और दलित वोट को शामिल करने के लिए, और वही दौर था, आपको मैं बता दूं, जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था उससे सबसे पहले, उससे जस्ट पहले मंडल कमीशन आया था और पूरा देश अपर कास्ट और लोअर कास्ट, पिछड़ा और अगड़ा में बट गया था। और उसके बाद राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ जिसने अगड़ा और पिछड़ा को वापस सम्मिलित किया हिंदुत्व के नाम पे, जो ये काम किया था आडवाणी ने। तो इस बार का अगर हम कैंपेन देखें राहुल गांधी का, तो आप सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक नई यात्रा देखोगे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पूरा कैंपेन नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंगलसूत्र मुजरा इस पे चलता है, लेकिन इंडिया गठबंधन संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ बाबा साहब का सपना इसके ऊपर चलते रहे। उसके अलावा जब ट्राइबल एरिया में राहुल गांधी ने कैंपेन किया तो उन्होंने जल जंगल जमीन, जो आदिवासियों का मशहूर नारा हुआ है, जन जंगल जमीन बचाओ का नारा हमेशा से रहा है, उसको उन्होंने
प्रोवोक किया, उसको बार बार बोला। तो टेक्निकली बात यह हुई कि इस चुनाव में राहुल गांधी इसमें सेंधमारी करने में कामयाब रहे, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। ज्यादा होते तो शायद ये सरकार बनाने में कामयाब हो जाते, लेकिन थोड़े बहुत इसमें सेंधमारी करने में कामयाब रहे। पूरे इलेक्शन में उन्होंने संविधान बचाओ के नारे के नाम पे दलित वोट में सेंधमारी की। और ये यूपी में हमें बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि मायावती जो दलित वोट का बड़ा हब था, वो पहले 2 विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हुआ था, इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ वो पूरा ट्रांसफर होता हुआ दिखा। मायावती का पूरा सुपड़ा साफ हो गया। और मायावती का जो दलित वोट था यूपी, एक बहुत बड़ा सूबा है। अपने को अगर एनालिसिस करना है तो यूपी को एनालिसिस अच्छा कर सकते हैं हम इंडियन पॉलिटिक्स में। तो वो पूरा ट्रांसफर हुआ इस बार इंडिया गठबंधन को। तो बेसिकली हिंदुत्व की काट है पिछड़ा पॉलिटिक्स, दलित पॉलिटिक्स, अगड़ा पिछड़ा के नाम पे हिंदू वोट को स्प्लिट किया जाए। और ये एकमात्र तरीका है इस वोट बैंक पॉलिटिक्स का। धर्म के नाम की राजनीति, जाति के नाम की राजनीति, इसका एक काउंटर अटैक है। और इस मामले में राहुल गांधी इस बार काफी सक्सेसफुल हुए। इसी वजह से ये रिजल्ट हमें देखने को मिला कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े से चूक गई। वैसे जैसे जैसे नरेंद्र मोदी ने सरकार बना ली है, इंडिया गठबंधन ने भी फिलहाल विपक्ष में बैठने का मन बना लिया है, क्योंकि नीतीश और चंद्रबाबू को तोड़ने के बाद भी इंडिया गठबंधन बहुमत के आसपास थोड़ा सा कम रह रहा है, झूल रहा है। तो अभी फिलहाल ये सही समय का प्रतीक्षा करने की बात की है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और 5 साल नरेंद्र मोदी के इस बार इतने कॉन्फिडेंट गवर्नमेंट की तरह नहीं चलेंगे। ये बिल्कुल उम्मीद है कि गठबंधन की सरकार चलाना अपना आप में टफ होता है। और नरेंद्र मोदी को अगर ये 5 साल चलानी है तो उन्हें थोड़ा बहुत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब से सीखना पड़ेगा। जो मोदी युग आ गया था बीजेपी में, अब वापस वो वाजपेयी युग लाने का समय आ गया। क्योंकि बिना वाजपेयी युग के या बिना वाजपेयी की टैक्टिक्स के गठबंधन की सरकारें चलाना नामुमकिन है। मोदी को वापस वही चीज सीखनी पड़ेगी। खैर, कई लोग ये कहते हैं कि मोदी का जो कल्चरल एजेंडा था उसकी जगह अब मोदी को इकोनॉमिक एजेंडा को आगे रखना पड़ेगा। आरएसएस का जो सो कॉल्ड कल्चरल हिंदू एजेंडा है उसको थोड़ा सा बैकफुट पे आना पड़ेगा अगर उसे गठबंधन की सरकार चलानी है। बहरहाल इतना जरूर कहेंगे सारे नेताओं के लिए, चाहे वो कोई भी सरकार बनाए, कि तुझसे पहले भी जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। कोई घर का मकान नहीं है, किराएदार हो, 5 साल के किराएदार हो, किराएदार बन के रहो। चाहे किसी सरकार बने, लेकिन वो प्रो पीपल हो, प्रो पब्लिक हो और कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे की जो भावना है, जो सम्मान है, उसको बरकरार रखने वाली हो। इसी बात के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे और नेता नगरी के किसी और पड़ाव पर। तब तक जय हिंद, जय भारत।